अब मैं आधे से ज्यादा उम्र की हो चुकी हूँ। अब ना मुझसे ये घर के कामकाज नहीं होते। न जाने कब तुम लोग शादी करोगे ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिले। अब मेरी ये बेटी तो कुछ करवाती नहीं। माँ, आप ऐसा करो, जल्दी से आलोक भैया के लिए लड़की ढूंढ दो ताकि हमें भी भाभी के हाथों का बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिले। हाँ, और आपकी शादी में मैं अपने लिए कई तरह के नए नए कपड़े भी बनवाऊंगी। क्यों भैया, आप तैयार हो ना इस शादी के लिए? अब सब इतना कह ही रहे हैं तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। माँ, आप लड़की देखना शुरू कीजिए। आलोक की रजामंदी मिलते ही उर्मिला उसके लिए लड़की तलाशने लगती है। फिर एक रोज उर्मिला को अमीर घर की लड़की संजना पसंद आ जाती है। ऐसी लड़की तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अमीर घराने की, सुंदर, पढ़ी लिखी और ऊपर से खूब सारा दहेज लाने वाली। उर्मिला, तुम बहू ला रही हो। बहू तो ऐसी होनी चाहिए जो संस्कारी और घर को संभालने वाली हो। इससे आगे तो मैं क्या ही बोलूं। आप बिल्कुल मत घबराइए, वो लड़की संस्कारी भी है और अच्छे से हमारा घर भी संभाल लेगी। उधर दूसरी तरफ अर्जुन के ऑफिस में एक विदेशी लड़की ऐना आती है जो अर्जुन से टकराती है और पहली नजर में ही अर्जुन को उससे प्यार हो जाता है। ओह गॉड, कितनी सुंदर है ये लड़की। माँ की छोटी बहू बनने लायक तो है ये, लेकिन इसे हिंदी तो आती नहीं होगी और माँ को अंग्रेजी नहीं आती। खैर अच्छा है, दोनों सास बहू में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। अर्जुन ये सब मन में सोच ही रहा था कि तभी ऐना उससे बोलती है, ओह आई एम सॉरी, वो गलती से मेरा पैर फिसल गया। अरे वाह, विदेशी होकर तुम तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती हो। वो एक्चुअली मेरे पापा फॉरेन से थे और मेरी माँ इंडिया से, इसलिए मैं अच्छे से हिंदी बोलना जानती हूँ। वाह भाई, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। अब तो लगता है भैया के साथ साथ मुझे भी इससे शादी कर ही लेनी चाहिए। अर्जुन को ऐना से प्यार हो जाता है और ऐना भी अर्जुन को पसंद करने लगती है। कुछ ही दिनों में अर्जुन इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। माँ, ऐना बहुत अच्छी है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी शादी उस विदेशी से करवा दूंगी? अरे उसे कहाँ हमारे संस्कार, रीति रिवाज पता होंगे। लेकिन माँ, ऐना बहुत ही अच्छी लड़की है। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उसे तो हिंदी भी बहुत अच्छे से आती है। और मैं क्या देता हूँ, अगर आपने मेरी शादी ऐना से नहीं करवाई तो मैं सारी उम्र कुंवारा ही रहूंगा। उर्मिला के पास अब कोई उपाय नहीं था। आखिरकार हार मानकर उसे अपने बेटे की शादी उस विदेशी लड़की से करवानी ही पड़ती है। दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन होती है, लेकिन जब बात गृह प्रवेश की आती है तो उर्मिला अपनी पसंद की लाई हुई बड़ी बहू का ही गृह प्रवेश करती है और उसे अंदर ले आती है। लेकिन बेचारी ऐना दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। अंदर आओ ना छोटी भाभी, आप क्यों दरवाजे पर खड़ी हैं? ऐना अंदर आती है। ओ गॉड माँ जी, ये सब रस्में आखिर कब खत्म होंगी? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना है अब। अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। अब तुम आराम से जाकर अपने कमरे में आराम कर सकती हो। थैंक गॉड, कम से कम अब थोड़ी देर आराम करने को तो मिलेगा। वो तो आप लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो आप लोग तो मुझे हर वक्त रस्म रिवाज में ही उलझाए रखते। अपनी बड़ी बहू का ये बर्ताव उसकी सास को थोड़ा अटपटा लगा। जाओ रश्मि, अपनी बड़ी भाभी को अपने कमरे में ले जाओ और तू अर्जुन ले जा अपनी बीवी को यहाँ से। अर्जुन नैना को लेकर कमरे में चला जाता है। मुझे माफ करना है ना, वो क्या है ना, अभी माँ को तुम्हें अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं अर्जुन, मैं समझ सकती हूँ। ऐना भले ही दिखने में विदेशी थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल हिंदुस्तानी था। वो अपने से बड़ों का आदर करना खूब अच्छे से जानती थी। अगले दिन देशी और विदेशी बहुओं की पहली रसोई होती है। वो दोनों ही सुबह तैयार होकर हॉल में आती हैं। आ मेरी प्यारी संजना बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कुछ बनाओ कि उसके स्वाद के आगे ये विदेशी बहू फीकी पड़ जाए। वैसे भी इसे कुछ खास तो बनाना आता होगा नहीं, तो फिर तुम ही अपनी पहली रसोई में छा जाओ। क्या कहा आपने? खाना, और वो भी मैं? शायद आप भूल रही हैं माँ जी, मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में मैगी के अलावा कभी कुछ नहीं बनाया। मेरे घर पर शेफ है ये सब करने के लिए। आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है मेरे पापा। अरे बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए लड़कियां हमेशा उतावली रहती हैं और तुम हो कि मना कर रही हो।
उफ, आप ना मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। अच्छा ठीक है, मुझे जो भी आता होगा मैं बना देती हूँ। और तू फिरंगन, जाकर देख ले कैसे बनता है खाना, क्योंकि इंडियन खाना बनाना तो तुझे आता नहीं होगा। संजना रसोई में चली जाती है, फिर रैना भी रसोई में चली जाती है। ये फिरंगन तो ऐसे रसोई में गई है जैसे ये भारतीय खाना बना ही लेती होगी। बस ये आज मेरी रसोई को तहस नहस ना कर दे। कुछ देर बाद दोनों बहुएं टेबल पर अपनी पहली रसोई का खाना परोसती हैं, जहां बड़ी बहू मैगी लेकर आती है और खुद ही खाने बैठ जाती है। अरे बहू, ये क्या, इतनी देर में तुमने ये मैगी बनाई है और ऊपर से उससे भी तुम खुद ही खा रही हो। हाँ तो क्या हो गया, और मैंने बनाया तो मैं ही खाऊंगी ना इसे, तुम लोग अपने लिए खुद बना लो। कुछ देर बाद ऐना वहां आती है और खूब बढ़िया पकवान जैसे पूड़ी, आलू की सब्जी, मटर पनीर, हलवा और गुलाब जामुन बना कर ले आती है। ये देख सबके दिल में उसके लिए इज्जत पैदा हो जाती है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, लेकिन विदेशी भाभी और वो भी इंडियन खाना, कमाल हो गया। हाँ यार, ये तो उसने मुझे भी नहीं बताया था। लेकिन बहू, तुमने ये सब कहाँ सीखा? मुझे बचपन से ही कुकिंग का शौक था माँ जी, तो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। वाह, जिसे मैंने हीरा समझा वो तो पत्थर निकला, और जिसे पत्थर वो तो असल में हीरा। मुझे माफ कर दे छोटी बहू, मैंने तुझे हमेशा से विदेशी समझकर दुत्कारा है, लेकिन जो उम्मीद मुझे अपनी बड़ी बहू से थी ना, वो तूने पूरी की। सही कहते हैं लोग, किताब को उसके कवर की वजह से जज नहीं करना चाहिए। आज मैं गलत साबित हो गई। ऐसा मत कहिए माँ जी, आप बड़ी हैं तो आप कभी गलत कैसे हो सकती हैं। और जेठानी जी, आपको खाना बनाना मैं सिखा दूंगी। विदेशी बहू ने सचमुच बहुत ही लाजवाब खाना बनाया था। अब संजना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। अब अपनी विदेशी देवरानी से देशी बहू भी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना सीख जाती है। जमींदार साहब आज अपनी गलती पर खुद ही शर्मिंदा थे। आज उनके घर की इज्जत पर दाग लगते लगते बच गया। चौधरी साहब, हमने ब्लैकमेल करने वाले दोनों गुंडों को पकड़ लिया है। वो गुंडे वीरपुर गांव पर बहुत समय से नजर रखे हुए थे और वो ये भी जानते थे कि वीरपुर गांव की औरतें खुले में नहाती हैं। पर हमें खुशी है कि आपकी छोटी बहू सुधा ने जो हिम्मत दिखाई और उन बदमाशों के खिलाफ हमारे पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई, उसकी हमें दाद देनी होगी। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलती हूँ, नमस्ते। मैंने आपको कितनी बार समझाया था, घर की बहुओं का खुले में नहाना ठीक नहीं, पर आप नहीं माने। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहुओं के लिए घर में गुसल खाने की व्यवस्था जरूर करूंगी। वीरपुर गांव जहां घरों में गुसल खाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए गांव की औरतें खुले में नहाने को मजबूर थी। अरे नई बहू, सोकर उठी नहीं क्या? स्नान के लिए नदी पर जाना है। बड़ी भाभी, नहाने के लिए नदी पर? लेकिन यूं खुले में नहाते हुए कोई देख लेगा तो? हाँ सुधा, इस गांव में औरतें खुले में ही नहाती हैं, और वैसे भी गांव के लोगों को पता है कि जिस समय गांव की औरतें नदी पर नहाने जाती हैं, उस समय गांव के मर्द नदी के आसपास भी नहीं फटकते। अच्छा, अब देर मत करो, वैसे भी नदी किनारे इस समय सुनसान होता है, हम जल्दी से नहाकर आ जाएंगे। मालिनी और सुधा नदी पर नहाने के लिए जाती हैं। गांव की बहुत सी औरतें पहले ही नदी पर नहा रही थी। सुधा को बहुत शर्म आ रही थी। मालिनी भाभी, ये तो बहुत अजीब लग रहा है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अरे काहे का शर्मा रही हो बहू रानी, हमें इतने साल हो गए, आज तक तो हमें किसी ने देखा नहीं, तो अब कौन देखेगा? चौधरी साहब से सब डरते हैं, इसलिए नदी किनारे कोई मर्द नहीं आता, सिर्फ औरतें ही नहाती हैं। सुधा को बहुत अजीब महसूस हो रहा था, पर वो करती क्या? मजबूरी में उसे मालिनी और बाकी की गांव की औरतों के साथ नदी में उतरना ही पड़ता है। बड़ी मुश्किल से सुधा नदी में नहाकर घर आती है। अब तो रोजाना ही वो मालिनी और बाकी की गांव की औरतों के साथ नदी पर नहाने लगी। धीरे धीरे जब सुधा को लगा कि सचमुच नदी के आसपास सिर्फ औरतें ही आती हैं, तो वो थोड़ी बेफिक्र हो गई। पर एक दिन जब सब बहुएं नदी पर नहा रही थी,
मालिनी भाभी, लग रहा है कोई हमें देख रहा है। नहीं तो तुम्हारे मन का वहम है। लगता है तुम्हारा डर अभी तक नहीं गया है। चलो जल्दी से नहा लो, फिर घर चलते हैं। अगले दिन भी सुधा को ऐसा ही महसूस हुआ। मालिनी भाभी, मैं कह रही हूँ ना कि कोई है जो हमें देखता है। मुझे बार बार गलत महसूस नहीं हो सकता। अरे बहू रानी, तुम बेकार में ही डर रही हो। किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमें नहाते हुए देख ले। और ये सच था। गांव वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव की बहुओं को खुले में नहाते हुए देख ले। तो आखिर कौन था जो उन सबको खुले में नहाते हुए देख रहा था? अरे यार मगन, ये गांव तो बहुत बढ़िया है यार। तूने बिल्कुल सही जगह का पता लगाया बे। खुले में नहाती इन गांव वालों की बहुओं के हमने बहुत ही बढ़िया फोटो अपने फोन में निकाल ली है बे। वही तो, मैंने बिल्कुल सही गांव का पता लगाया ना। अब इन फोटोओं का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया बे। गांव के चौधरी की दोनों बहुएं भी उन औरतों के साथ ही नहाने आती हैं। चौधरी की बहुओं को ब्लैकमेल करके अच्छे खासे सोने के जेवर और रुपए ऐंठ लेंगे। और तू तो जानता ही है, ये गांव की भोली भाली बहुएं शर्म से किसी को कुछ नहीं बताएंगी। तो ठीक है, किसी दिन रास्ता रोककर ये फोटोएं उन्हें दिखा देते हैं। तो देर किस बात की है? कल दिन में जब वे दोनों नहा कर जा रही होंगी तभी रास्ते में उन्हें पकड़ लेंगे। अगले दिन मालिनी और सुधा नदी पर नहाकर जब हवेली की तरफ जा रही थी तो नदी से थोड़ी दूरी पर जगन और मगन नाम के उन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन दोनों को फोटो दिखाने लगे। दोनों बहुएं डर गईं। अब अगर तुम दोनों नहीं चाहते कि ये फोटो गांव में हर कोई देखे या फिर गांव से बाहर और भी जगह ये फोटो पहुंचे, तो जैसा हम कहते हैं वैसा तुम दोनों करोगी? नहीं नहीं, हमारी ये फोटो किसी को मत दिखाना। तुम्हें क्या चाहिए हमें सीधी तरह बता दो। अगर तुम चाहती हो कि हम ये फोटो किसी को ना दिखाएं और अपने फोन से हटा लें, तो कल दोपहर तक 2 लाख रुपए नकद और सोने के जेवर एक बैग में भरकर तुम दोनों हमें ला कर दोगी। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो। हम कल दोपहर तक तुम्हारी ये मांग पूरी कर देंगे। पर तुम तब तक ये फोटो किसी को नहीं दिखाओगे। मालिनी पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो दोनों घर लौट आती हैं। मालिनी भाभी, हम ये गलत कर रहे हैं। अन्याय के सामने झुकना कायरता है। हम अन्याय को छूट दे रहे हैं। उन मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। उनकी मांगे पूरी करके तो हम उन्हें और बढ़ावा दे रहे हैं। आज वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे। ये सरासर गलत है भाभी। तो हम कर भी क्या सकते हैं सुधा? हमारी फोटो बदमाशों के पास है। हम ये बात किसी से नहीं कह सकते। बदमाश हमारी फोटो हर जगह दिखा देंगे। पर सुधा बहुत हिम्मत वाली थी। वो मालिनी को बिना बताए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर लेडी ऑफिसर को सारी बात बताती है। सुधा, तुम चिंता मत करो। मैंने ऐसे गुंडों को बहुत सीधा किया है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। सुधा पुलिस की मदद ले चुकी थी। अगले दिन वो मालिनी के साथ बदमाशों की बताई जगह पर पहुंचती है। गुंडे जैसे ही मालिनी और सुधा के पास आते हैं तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर गुंडे घबरा जाते हैं। पकड़ लो इन गुंडों को। सीधी साधी गांव की औरतों को ब्लैकमेल करके उनके पैसे और जेवर की मांग करते हो। मैडम जी, ये वही गुंडे हैं जिनकी आसपास के गांव की पुलिस तलाश कर रही है। इन्होंने पहले भी कुछ गांव की औरतों को ऐसे ही ब्लैकमेल किया था। पुलिस के द्वारा गुंडों को पकड़ने की बात चौधरी के कानों तक पहुंचती है। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। चौधराइन, तुम सच कह रही हो। गलती मेरी ही है। मैं ही पुराने ख्यालों में जी रहा था। मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी बहू बेटियों को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं वादा करता हूँ, इस गांव में हर घर में गुसल खाना होगा ताकि फिर कभी किसी बहू बेटी के साथ ऐसा ना हो। सुधा, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे खुशी है कि आज मैंने जो हिम्मत की उस कारण इस गांव की बहुओं को अब खुले में नहीं नहाना पड़ेगा। गांव की इज्जत अब सुरक्षित रहेगी। वीरपुर गांव की औरतें सुधा की बहुत तारीफ करती हैं।
आज हर घर में गुसलखाना था और गांव की औरतों ने भी अब खुले में नहाना बंद कर दिया था।